ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਅਰਬਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੈਨ ਕੋ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਸਾਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਟੈਡੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਭਰਾ, ਦੋਸਤ, ਅਹਿਬਾਬ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਖਵਾਜਾ ਮੁਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम खवाजा साहब। वालेकुम सलाम बेटा। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? अल्लाह ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਾਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ? बेटा सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना बेटा, ये पंजाबी में ना लें, ये आप उर्दू में लें। ठीक है, मैं आपका उर्दू ये में। वजह है कि इंडिया में जो ज़्यादा आगे भोपाल के या हैदराबाद दक्कन के या आगे इंटीरियर के है ना, उन्हों को पंजाबी समझ नहीं आती। पंजाबी मेरे फॉलोअर्स जो मेरे सरदार भाई हैं पंजाब के, वो तो समझ लेते हैं, पर आगे के जो है ना वो समझते नहीं। तो इसलिए उन्होंने मुझको कहा हुआ है कि आप पंजाबी में इंटरव्यू ना दिया करें, आप उर्दू में इंटरव्यू लें। ठीक। आपके सबसे ज़्यादा मदाह अपने पाकिस्तान के अलावा कहाँ पर देखे? इंडिया में बेटा, इंडिया में अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा हूँ मैं, और मुझको इसका अब मैं आपको ये बताऊँ कि मेरा ये कोई शोभा नहीं है कबूतरबाजी, ये तो मेरा शौक़ है। मुझको अब बड़ा नुकसान भी हो रहा है इसलिए कि वो गलत टाइम पे मेरे से राब्ता करना शुरू कर देते हैं, तो मुझको मोबाइल अब अपनी बीवी से और बच्चों से छुपा के कहीं और रखना होता है कि कॉल आ जाती है बेटा। और अब मैं बड़ा खुश हूँ इत्तफाकन कि अब कश्मीर में, श्रीनगर में, जहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, जहाँ पे ये मेरे बचपन में कभी भी कबूतरबाजी का शौक़ इतना अच्छा समझा नहीं था जाता, अब उधर ये शौक़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स हो रहे हैं। और ये तो होगी इंडिया की बात जी। पूरी दुनिया में से कौन कौन से ममालिक से आप मुल्कों से आपको फ़ोन आते हैं? अब बेटा परसों का मुझको एक वो कॉल आ रही थी व्हाट्सएप पे और मुझको मैसेज भी आ रहे थे। अब मुझको पता ही नहीं था कि वो कौन सी लैंग्वेज में वो टिक टाक कर रही थी, क्योंकि मैं इस पे इतना ज़्यादा, और मुझको पता ही नहीं था कि वो औरत है कि आदमी है। कल रात को जाके 9 बजे मैंने उसको अपनी तरफ से मैसेज किया है कि अगर आप मेरे साथ राब्ता करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंग्लिश में वो मैसेज भेजें, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में मुझको समझ नहीं आ रहे। तो पता चला है कि वो म्यांमार की एक औरत है और वो 50 साल की है और उसने कबूतर रखे हुए हैं, और मुझको पता भी नहीं चला कि वो औरत है कि आदमी है। अब उसके साथ वो म्यांमार जब आया तो फिर मैंने क्या कि म्यांमार को पहले तो बर्मा कहते थे, अब बर्मा से कल रात की बात है बेटा। वाह, क्या बात है ख्वाजा साहब। अच्छा ख्वाजा साहब, जब कबूतरबाजी को जिद्दत आती है तो आपको तब होश है थी? क्या जी?
تب آپ کو ہوش آیا تھی کہ تب آپ کی عمر پوری تھی جب جدت آ رہی تھی کبوتر بازی کو؟ ہاں جی بالکل بیٹا، یہ جو جدت ہے نا، یہ جدت پرانی بات نہیں ہے. ہاں. یہ جو جدت ہے نا، یہ 2000 کے بعد آئی ہے. 2005 6 7 8 تک اتنی جدت نہیں تھی آئی ہوئی. میاں ندیم بشیر جب چودھری سخی کے شاگرد تھے اور انہوں کی چھت تھی ٹی کے اوپر 4 نمبر اور 5 نمبر ٹی میں، تب تک کبوتر بازی میں جدت نہیں تھی. یہ جدت کا اب میرے حساب سے میں بتاؤں، ہو سکتا ہے لوگ اس پہ میرے سے اتفاق نہ کریں. ضروری نہیں ہوتا بیٹا کہ اگر جو میں کہہ دوں وہ حروف ابجد ہے. اس میں لوگوں کی اپنے اپنے خیالات ہیں، میرے خیالات غلط بھی ہو سکتے ہیں، پر یہ جو جدت آئی ہے نا، میرے حساب سے یہ جدت تب آئی ہے جب دبئی کے شیخوں کو میرے حساب سے جب کبوتر بازی کا شوق پڑا. کیونکہ ہم لوگ، اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، پنجابی میں کہتے ہیں لکیر دے فقیر. ہم لوگ تھے لکیر دے فقیر. وہی چیز دف والے بھی دیتے تھے، وہی چیز مخالف والے بھی دے رہے تھے. ہمارے کبوتر 11-12 بجے اخیر ہو جاتے تھے. جب دبئی جانے شروع ہوئے، دبئی میں شیخوں کو یہ شوق پڑا تو وہ جدت لے کے آئے. انہوں نے دوائیں امپورٹ کی، بیلجیم سے آئیں، ہالینڈ سے آئیں، اب ساؤتھ افریقہ سے آ رہی ہیں دوائیں. ہم ادھر اب وہ استعمال کر رہے ہیں. اب یہ جو آپ کا سوال ہے جدت کا بیٹا، اب جو لوگ جدت لے کے آئے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں. کبھی بھی کوئی آدمی ایک چیز کر کے مانتا نہیں ہے کہ یہ میں نے کی ہے. مجھ کو وہ آدمی بتا دے جس کے کبوتر آج کل 7 بجے بیٹھ رہے ہیں، 7:45 بجے بیٹھ رہے ہیں. آپ نے کبوتر بازی ایک دم تو نہیں کی. صحیح بات ہے. آپ پرانے کبوتر بازی ہیں نا، 2000 میں یا 1990 میں یا 1995 میں آپ کہاں پر کبوتر بازی کرتے تھے اور آپ کے کبوتر کتنے بجے بیٹھتے تھے؟ اس کا مجھ کو آپ جواب دیتے. تو جدت تو پھر بعد میں آئی. اور یہ جدت اب میں کئی آدمیوں نے کہا آپ سوال کریں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا. میرے حساب سے جدت دبئی اور ادھر سے آئی، کیونکہ میں دبئی گیا بھی ہوں، ادھر جا کے دوائیں بھی دیکھی ہیں. وہ جو دوائیں ہیں انہوں کے ایفیکٹس بہت اچھے ہیں، اس لیے کبوتر ہمارے 5 6 بجے بیٹھنے شروع ہوئے. اچھا، وہ جو دوائیاں تھی وہ کبوتروں کی تھی یا انسانوں والی لگی تھی؟ کون سی؟ کبوتروں کو جو لگی تھی، جو آپ دوائیوں کی بات کر رہے ہیں. جو ہم دوائیں دیتے تھے نا بیٹے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں وہ دوائیں تھیں نہیں، وہ ہوتی تھی جڑی بوٹیاں. دوائی میڈیسن دینی پاکستان میں سب سے پہلے میرے استاد مرحوم نے شروع کی تھی، اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے، استاد فیو نے. وہ بھی اس لیے کہ وہ تھے تو کبوتر بازی، انہوں کے روجایا ایک جگہ ہے روجا ادھر سرگودے کے پاس، ادھر کے جو پیر تھے انہوں کو مرغے لڑانے کا شوق تھا. جب مرغا لڑاتے ہیں 7 پانی، تو جب پانی پہ مرغے کو ریسٹ دیتے ہیں اس کے گلے میں خون چلا گیا ہوتا ہے، بتی مارتے ہیں، بتی بنا کے گالا دیتے ہیں. تو انہوں نے کورامین پانی میں مکس کر کے گالا کرنے کی شروع کی تھی. تو میرے استاد مرحوم نے مرغ بازی سے کورامین اور میتھک بال یہ چیزیں کبوتروں میں استعمال کی تھی، اس سے پہلے نہیں تھی. اس سے پہلے نہیں تھی؟ نہیں، بالکل. اور وہ جو شیخ اور عربی لوگ دوائیاں دے رہے تھے وہ یہی چیزیں تھی؟ وہ چیزیں جو دے رہے ہیں وہ اب میرے پاس نیچے پڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اونلی فار پیجنس.
وہ ہماری دوائیاں نہیں ہیں, انسان کے کھانے کی نہیں ہے, وہ صرف کبوتروں کی ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو یہ جدت کا سہرا کس شخص کو جاتا ہے؟ میرے حساب سے میرے استاد مرحوم کو جاتا ہے. استاد فیو مرحوم, اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے, جو استاد شمس کے شاگرد تھے پاکستان بننے سے پہلے کی. اب یہ جدت کا, اب جدت کو بھی آپ کلیریفائی کریں گے. جدت میڈیسن کو انٹروڈیوس کرنے میں انہوں کا ہاتھ ہے, اور جدت کو لانے میں دبئی کی شیخوں کا ہاتھ ہے. اگر کوئی پاکستان کا کبوتر باز کہتا ہے کہ میں جدت لے کے آیا ہوں, تو وہ مجھ کو بتائے کہ پاکستان سے تو آپ باہر نہیں تھے گئے, آپ پڑھائی آپ نے کی یا آپ پڑھنے گئے, باہر جا کے شوق آپ کو کبوتر بازی کا تھا, آپ کبوتر بازی میں منسلک رہے, تو آپ چیزیں دیکھتے رہے, تو آپ جدت لے آئے. پاکستان میں جدت باہر سے, جب میاں صاحب کے کبوتر اڑے تھے تب بھی یہی کام ہوا؟ بالکل نہیں. آپ اب میں پھر کسی آدمی کی میں برائی نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے اختلاف میں پڑھنا نہیں چاہتا, پر صرف مجھ کو کوئی بتا دے, جن آدمی اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے, میاں صاحب کو میرے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. انہوں کے ہی ایک دوست تھے تو جو بیچارے اب 5 دن پہلے فوت ہوئے ہیں, لالا یوسف, اللہ انہوں کو کرور. لالا یوسف جو تھے وہ استاد کریم بخش کے شاگرد تھے. نہیں, میں وہ والے میاں صاحب, میاں نذیر صاحب کی بات نہیں کر رہا. اچھا, میں ندیم بشیر کی چھت میاں کی بات. ندیم بشیر نے بالکل میڈیسن نہیں تھی, بالکل نہیں تھی. اب اگر وہ دے رہے ہیں تو مجھ کو پتہ نہیں, پر میرے حساب سے انہوں نے میڈیسن نہیں تھی. اور اب آپ نے جو لفظ نام لیا ہے, تو میں میاں نذیر کا بھی بتا دوں, بیٹا اگر جدت آئی ہوتی تو میاں نذیر کی بازیاں جب اڑا کرتی تھیں تو انہوں کے بھی کبوتر 6 7 بجے بیٹھتے ہوتے. تب تو کبوتر 12 1 2 3 بجے تک بیٹھ جاتے تھے, تو بڑا ٹائم ہوتا تھا. تو اگر جدت تھی تو کبوتر اتنے بجے بیٹھتے, تب تو کبوتر بیٹھتے نہیں تھے, تو پھر جدت کس چیز کی ہوئی؟ اب آپ نے سوال تو نہیں کیا, میں آپ کو جواب دے دوں. بیٹا جب کرکٹ میں 1 ڈے گیم نہیں تھی شروع ہوئی, ٹیسٹ ہوتا تھا, صبح سے لے کے شام تک, سکور ایک ٹیم کا بہت زیادہ بھی ہوتا تھا, 200-250 سکور ہوتا تھا. اب ایک دن میں 700 سکور ہو جاتا ہے. ایک ٹیم آ کے کھیلتی ہے اور دوسری ٹیم آ کے بھی کھیلنا شروع کر دیتی ہے. جدت اس چیز کو کہتے ہیں. جب سفید کرکٹ میں جدت لانے والا کیری پیکر ہے, جس نے چینل 9 میں آسٹریلیا میں جدت کرکٹ میں لے کے آیا تھا, ویسے ہی کبوتر بازی میں جدت لانے والے باہر کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا. ہاکی میں جب ہاکی صرف انڈیا اور پاکستان میں ہوتی تھی, ہاکی ہوتی تھی گھاس کے اوپر. اب ایسٹرو ٹرف جو آئی وہ جرمنی سے آئی. ہاکی کو فاسٹ کیا جرمنی کے لوگوں نے, تو اس میں جدت ادھر سے آئی. اب آپ میرے ساتھ. اچھا, کبوتروں کا بھی عمل دخل ہے جدت میں؟ کبوتر بنائے گئے اسی طرح کے کہ جدید کبوتر آئے سامنے نکھر کے, ہے عمل دخل؟ بیٹا اس میں ایک چیز ہے کہ یہ جو میڈیسن ہے یا یہ جو چیزیں ہیں, انہوں کا میرے حساب سے آفٹر افیکٹ اتنا اچھا نہیں ہے. اس میں اب جب ہر چیز ایسی ہے تو میں آپ کو, اللہ نے تھوڑا سا دماغ دیا ہوا ہے, خاندانی آدمی ہوں, پڑھا لکھا ہوں, پرانے زمانے کا میں گریجویٹ ہوں. پہلے جو کبوتر باز ہوتے تھے, جب یہ میڈیسن نہیں تھی آئی, جب یہ جدت نہیں تھی آئی, اب میرے آپ کھڈے دیکھ لیں, یہی کھڈے ہوتے تھے, انہی کھڈوں میں جوڑے
इन्हीं खुडों में उड़ाने वाले और इन्हीं खुडों में बाजियों वाले। और कबूतर सारे खुडे में 30-40 होते थे और वक्त पे जाके 2-3 कबूतर कम हुआ करते थे। उन्हीं कबूतरों से वो 2-2 साल 3-3 साल कुश्ती लड़ा करते थे, बाजियाँ लगाया करते थे। तब जिद्दत नहीं थी, कबूतर जाया नहीं थी करते। हमारी मेडिसिन पे कबूतर जो हमारे देसी टोटके थे उस पे कबूतर छलांग नहीं था मारता, पर जाया भी नहीं था होता। अब ये जो चीज़ है ये इतनी फास्ट हो गई है कि इससे कबूतर अब जाया होते हैं। अब जो लोग, अब मैं फिर इख्तलाफ नहीं करना चाहता, बेटा सिर्फ एक चीज़ मुझको बता दें, जब कबूतरों की लोगों की आजकल बाजियाँ होती हैं, 400-400 500 कबूतर का पर खींचते हैं, माँ की सिरी जिद्दत की देसी चीज़ें होती तो इतने कबूतरों के पर खींचने पड़ते कभी नहीं। और अगर देसी चीज़ें होती तो 100-100 200 जोड़ा रखना पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 जोड़े होते थे, उन्हों के ही बच्चे नखुलाया करते थे और उन्हों के ही बच्चे उड़ा करते थे बेटा। अब ये चीज़ों में आपने सवाल किए, मैंने आपको कई जवाब दे दिए। हाँ, तो उस्ताद जी वो कबूतर कैसे थे जो नहीं जाया करते थे? आजकल तो आपने बताया कबूतर चेंज थोड़े बहुते हुए हैं पुराने ज़माने से जी। कबूतरों के स्ट्रक्चर भी बदल दिए गए हैं, कुंडे भी बदल दिए गए, पर भी बदल दिए गए, लेकिन वो जो पुराने कबूतर थे उनमें क्या ऐसी पुख्तगी थी जो उनके अंदर इतनी बर्दाश्त थी? बेटा जो पुराने कबूतर होते थे, जब पाकिस्तान बना, मैंने बाद में, मेरी तो पैदाइश 1950 की है, अब खैर से मैं 73 साल का हो गया हूँ। माशाल्लाह। जो पुराने कबूतर होते थे वो मशहूर होते थे शारके, शिकरे और टोपी। वो वजन में थोड़े से वजनी होते थे। अब आजकल के कबूतर लाइट हो गए हैं। इनमें आप अगर कबूतरों में थोड़ा सा वजन ज्यादा कर देंगे, अब वजन ज्यादा करने में वजन के साथ उनों के पर भी आपको लंबे करने पड़ेंगे। हाँ। और अच्छे करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि पर तो हो कमगर का। अब ये आप मेरी बात बूढ़े आदमी की सोच लें, समझ लें और कर लें। ये नहीं हो सकता कि कबूतर का पर तो हो कमगर का और जिस्म हो जाए सियालकोटिये का। ये खास बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। अगर आपने सियालकोटी कबूतर करना है तो उन्हों को पर भी सियालकोटियों का हो, क्योंकि सियालकोटी कबूतर जो है वो मोटी तीली की है। हाँ। मोटे परों के हैं, उन्हों के पर सख्त हैं, वजन उन्हों के भारी हैं, वो लिपो नहीं है, नरम नहीं है, वो जल्दी आते हैं पर कम नहीं होते। हाँ। जो सियालकोटी हैं, अगर आपने सियालकोट की प्योर कबूतर रखे हुए हैं तो आपके लिए 20 कबूतर भी बहुत हैं, क्योंकि ना उन्होंने शाम तक जाना है, उन्होंने घर आना है, वरना भी ये तो घर आके। ये जब भी कबूतर जाया होगा ये तब होगा जब उसका पर लंबा होगा और पतला होगा, हड्डी पतली होगी, वजन उसका कम होगा, वो कबूतर जाएगा। हाँ 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 हाँ। ये बेटा आपने सवाल तो नहीं किया, मैंने आपको जवाब दे रहा हूँ। अब ये जो आजकल के बड़े बड़े कबूतरबाज हैं, उन्हों के लिए ये मेरा मैसेज है कि आपने अगर कबूतरबाजी करनी है तो इस तरीके से करें। मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा, मैं आपको फ्री बता रहा हूँ। सही बात है। अच्छा ख्वाजा साहब, स्टार्टिंग में जो असातिज़ा लाहौर से बाहर से आए यहाँ पर लाहौर में, वो उनमें किन किन के नाम हैं? बेटा लाहौर से जो बाहर से कबूतरबाज आए वो 1947 में आए, जो महाजर होके आए। उन्हों से बाद में तो लाहौर में ही कबूतरबाजी हुई। जब 1947 में कबूतरबाजी नहीं हुई, 47 में तो पाकिस्तान बना है, 48 और 49 में जाके बाजियाँ लगी।
تو لاہور کے جو استاد تھے جو انڈیا سے مہاجر ہو کے آئے یا جو ہمارے مسلمان امرتسر سے اور پنجاب سے ہو کے آئے، انہوں نے کبوتر بازی جب کی اور وہ استاد تھے، تو جب ادھر آ کے انہوں کو شوق پڑا تو استاد شمس مرحوم نے اور حکیم عالم شاہ تو فوت ہو گئے تھے، یہ جو مزنگ کے تھے حکیم، میں اب نام ان کا بھول رہا ہوں، وہ بھی مجھ کو یاد آ جائے گا، وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو لاہور کے باہر سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں انہوں کو کسی کا حکیم شہزادہ وہ ہماری مخالف پارٹی کے تھے اور استاد شمس کے ساتھ بیٹھ کے وہ شوق کیا کرتے تھے. یہ دونوں بڑے استادوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جتنے بھی کبوتر باز مائیگریٹ کر کے آئے ہیں ہم انہوں کی پگیں انہوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور وہ اپنی پگوں سے ہمارے ساتھ شوق کریں. آدھے آدمی ایک پارٹی میں بیٹھ جائیں اور آدھے آدمی دوسری پارٹی میں بیٹھ جائیں اور بازیاں لگنی شروع ہو جائیں، کیونکہ تب جو بازی لگتی تھی وہ 1.25 روپے کی بازی ہوتی تھی اور کٹ کی بازی ہوتی تھی. اور ایک اور چیز بیٹا، تب یہ جو کٹ کی بات، میں نے وہ کٹ دیکھے ہوئے ہیں کہ آگے استاد شمس مرحوم بیٹھے ہوئے ہیں اور پرلی طرف حکیم شہزادہ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی جتنے بھی شاگرد ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب ایک پارٹی نے ایک چھت کی آواز دی ہے تو دوسری پارٹی کا ایک آدمی آ کے کہتا تھا میرا اس کے ساتھ شوق ہوگا. پہلے پرچے بنائے نہیں تھے ہوتے کہ پہلے پیکج بنایا ہوا ہے کہ 20 بندوں کے ساتھ چھت لگ بازی. کٹ کی بازی بہت زیادہ بعد میں شروع ہوئی تھی جب 2 یا 3 آدمیوں کے ساتھ شوق ہوتا تھا، تب ایسے بازیاں نہیں تھی لگتی اور کسی آدمی کی جرأت نہیں تھی ہوتی کہ استاد کو نہ کر دے. استاد کی عزت ہوتی تھی. اس کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں. اب یہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بہت چھوٹا سا تھا، میں اس کٹ پہ گیا ہوا تھا. استاد شمس کا ایک شاگرد تھا جو کرسچن تھا، دوسری پارٹی کا کرسچن کوئی نہیں تھا. جب آواز پڑی تو کرسچن کی استاد شمس نے چھت دی کہ اس کا ساتھ کوئی شوق کرے. پرلی طرف سے کوئی آدمی بھی نہیں نکلا. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کرسچن ہے، ہم نے اس کے ساتھ شوق نہیں کرنا. استاد شمس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو کرسچن ہو وہ شوق ہی نہ کرے. پھر حکیم شہزادے نے اس کا ایک ہمسایہ تھا، اس کو کہا تو اس نے اس کے ساتھ شوق کیا اور وہ بڑا اچھا شوق ہوا بیٹا. تب کسی نے اختلاف نہیں کیا. اب آج کل یہ ایسے نہیں ہوتا. آج کل کیا مطلب آپ کا ایسے نہیں ہوتا؟ اب آج کل بیٹا پہلے اب حیثیت دیکھی جاتی ہے کہ آدمی سٹینڈ کدھر کرتا ہے، پھر بازی لگتی ہے. اب میں آپ کو بیٹا یہ میں ہاتھ جوڑ کے میں سارے استادوں سے، بڑے استادوں سے یہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں. آپ جتنے کٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے امیر آدمیوں کو شاگرد کرتے ہیں، کبھی کسی غریب آدمی کو بھی شاگرد کریں، کبھی کسی غریب آدمی کو بھی شاگرد کر کے آپ استاد کریں. جب آپ نے کسی کو استاد کرنا ہوتا ہے پہلے پوچھتے ہیں کہ کٹ ہونے دو، ہم کو دے گا کیا، ہار کتنے کا ڈالے گا. بیٹا اللہ واسطے کہیں کسی غریب آدمی کو بھی شاگرد کرو اور استاد بناؤ. یہ ضروری نہیں ہے. اب تو اللہ واسطے کبوتر بازی ختم ہو رہی ہے، غریب آدمی اب کبوتر بازی کر ہی نہیں سکتا. پر میرے بھائی تو ہے نا، وہ
तो उन्हों के साथ मेरी दिल की हमदर्दी है। दिल और की हमदर्दी। एक और चीज बेटा, अब मैं फिर कत्ल नहीं होना चाहता किसी बड़े आदमी से, क्योंकि मेरी उम्र बड़ी है। जब कट होते हैं हर कैमरे में जो चीफ गेस्ट होता है, लोग उसके साथ आके पिक्चरें अपनी उतारते हैं। कभी किसी गरीब आदमी के साथ भी किसी ने पिक्चर उतरवाई है? नहीं। जो पार्टी का हेड होगा या जो बड़ा होगा, बाजारों में आ रहा होगा, उसके साथ सबकी पिक्चरें लगेंगी। बेटा कबूतरबाजी जो है ना, कबूतरबाजी है, पैसे की नहीं है। हर आदमी को शौक की इजाजत है। हाँ वाह। अच्छा उस्ताद जी, पुराने उस्तादों में सरफहरिस्त नाम आता है उस्ताद मिस्त्री दीन साहब का, मरहूम का, और उनको कहा जाता है कि वो लेजेंड थे, और उन्होंने जो परवाज़ें दी लाहौर में आ गई या कसूर में, वो आज तक किसी ने नहीं दी उस दौर के हिसाब से। तो क्या आप समझते हैं कि ये बात ठीक है? इसमें बेटा फिर अब हर आदमी, अब आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा जवाब किसी को पसंद आए, हो सकता है मैं इसमें फेल हो जाऊं। मिस्त्री दीन मरहूम के जितने अच्छे रिजल्ट चौधरी सखी की छत पे आके लाहौर में हुए, इतने अच्छे रिजल्ट उन्हों के कसूर में नहीं है। अच्छा। कसूर में अभी भी हमारी तो बाजी लगती है ना। कसूर में लाची भेड़ते थे और उसको समा कहते थे, सीजन कहते थे। अभी भी उस्ताद करीम बख्श का ग्रुप 9 सीजन समय मिस्त्री दीन साहब के ग्रुप से ऊपर है। मिस्त्री दीन साहब लेजेंड थे, बहुत अच्छे। उतना अच्छा मैंने अपनी जिंदगी में, मेरा अपना उस्ताद भी इतने अच्छे कबूतर नहीं था उड़ा सका जितने मिस्त्री दीन ने उड़ा दिए थे। पर मिस्त्री दीन ने, अब मैं फिर चौधरी सखी की छत के अलावा लाहौर में और कहां पर उड़ाए? इसका मुझको जवाब दे दे। मैं अब बुरा नहीं बनना चाहता। मिस्त्री दीन साहब चौधरी सखी की छत से आने से पहले मलक अब्दुल रहमान की छत पे मैं रस्कर साहब से 2 साल आ रहे। फिर चौधरी सखी की छत पे आए, उधर आके रिकॉर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुए। फिर जब चौधरी सखी के साथ मिस्त्री साहब के बेटे का इख्तलाफ चला हो गया, तो काले बाबे की छत पे चले गए, उधर 0/0 रिजल्ट आए। तो बेटा अब अगर फिर मैं ये एक टेक्निकली आपको बात बता रहा हूं, अगर खेल पानी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इतना अच्छा था, तो काला खान बाबा भी सबको जीतता, वो सबसे हार गया। क्या वजह? तब खेल पानी कहां गया? सही बात है। मिस्त्री साहब तब कहां गए? क्या बात है साजी, वाह। टेक्निकलिटी की तरफ चलेंगे। कबूतरबाजी में स्ट्रक्चर की भी बड़ी अहमियत है, और कबूतर को बनाने में, कबूतरों की फिरतों में भी बड़ी अहम रोल है। सबसे अहम रोल फिरतें बनाना, कबूतर को संभालना, कबूतर को टाइम से गर्म करना, टाइम से ठंडा करना। कबूतरों को फिरते किस तरह की आनी चाहिए? बेटा कबूतरों को जब आप फिरते देनी शुरू करें, अब इसमें मेरे साथ बहुत ज़्यादा, मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताया है, मिस्त्री दीन साहब मरहूम के एक लफ्ज़ होते थे कि कबूतरां नूं खुराक उदों देनी शुरू करो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ कोठा चिट्टा हो जाए। उस तो पहला कबूतरों नूं बादाम ना दो। चिट्टा तब होता है जब कबूतर चर्बी मारनी शुरू करता है। सही बात। जब कबूतर के ये जो गुट हैं ये पतले हो जाएंगे, जब कबूतर मोटे होंगे, कबूतर आके बैठेगा, उसके परों की आवाज़ फड़ आएगी, तो कबूतर बनया नहीं होगा। कबूतर तब बनना शुरू होता है जब उसकी आवाज़ शां करके आए, फड़ करके नहीं आए। और कबूतर जब आके बैठे, उसका मुंह बंद हो। ये नहीं है कि मुंह खुला और आप उसको 10 गोलियां दे रहे हो, बिल्कुल नहीं। जब कबूतर का जिस्म बन गया होगा तो वो जो खुराक है वो उसको सोना बन के लगेगी। अगर उसका जिस्म नहीं बना होगा तो सोने की खुराक जो होगी ना, वो लोहा बन के लगेगी, उल्टा नुकसान हो जाएगा, और फिर वो कबूतर आपका ठीक नहीं हो सकेगा।
ख्वाजा साहब आपने वजारत खुद कब बाजियाँ उड़ाई हैं? मैं बेटा जब उस्ताद फियो का मैं शागिर्द हुआ हूँ तो अकबरी मंडी में मैं आया हूँ और मैंने बीए किया है। ये बात है 69 की और 70 में मैं इधर आ गया हूँ और 71 में वॉर से 71 की वॉर से कुछ दिन पहले मैं उस्ताद फियो का शागिर्द हुआ हूँ और तब की मैंने बाजियाँ उड़ाई हैं। और मैंने अखीरली बाजी इधर से जो उड़ाई है वो 1998 या 99 में उड़ाई है और वो मैर असगर साहब के साथ मेरी बाजी थी। मैं जाके 6वीं बाजी हार गया था और चौधरी सखी जाके 6वीं बाजी उनको जीत गया था। और मेरी बाजियाँ जब मैं इधर से बाजी लगाया करता था ना बेटा, मेरे साथ बहुत लोग बाजियाँ लगाने आया करते थे, पर मुझको एक शौक था किसी बड़े आदमी से बाजी लगाने का। तो जो मेरी मुखालिफ पार्टी का हेड होता था ना, मैं उसके साथ बाजी लगाया करता था। मैं हर आदमी के साथ बाजी नहीं था लगाया करता। मेरी बाजियाँ मैर असगर साहब से लगा करती थी, मैं उनसे हार जाया करता था। 2 बाजियाँ साल लगी, मैं हारा हूँ। मुनीर सुनारे के साथ बाजियाँ लगती थी, वो कभी मैं जीतता था कभी मैं हारता था। 5 सालों की बाजियाँ लगी थी जिनमें 3 साल मैं जीता था, 2 साल मैं हारा था। और फिर शेख अनवर थे इधर आजम क्लॉथ मार्केट में, मेरी उनके साथ बाजियाँ लगती थी। और एक जज्जी कसाई होते थे यूसुफ खान के शागिर्द धर्मपुरे में, उनके साथ मेरी बाजियाँ लगती थी। उनसे मैं 4 साल लगी हैं, चारों के 4 साल में जीता हूँ बेटा। अच्छा अच्छा, हाँ वाह क्या बात है। अच्छा उस्ताद जी, कबूतर के स्ट्रक्चर में अगर आपको अभी पकड़ाया जाए कबूतर तो आप क्या देखते हैं? बेटा कबूतर का अब ये बड़ी अजीब बात है, स्ट्रक्चर जो कबूतर का है, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है। 2 स्ट्रक्चर शुरू में तो कबूतर का स्ट्रक्चर एक ही होगा, जब वो आप जोड़ों में डालोगे उसका स्ट्रक्चर कुछ और हो जाएगा, जब आप उड़ाने में डालोगे तो उसका स्ट्रक्चर कोई और हो जाएगा। अब मैं फिर क्रिकेट पे आता हूँ। जब क्रिकेट के 1 डे मैचेस शुरू नहीं थे हुए, दुनिया के सबसे अच्छे 2 ओपनर्स होते थे, सुनील गावस्कर और जेफ बॉयकॉट। सुनील गावस्कर इंडिया के और जेफ बॉयकॉट इंग्लैंड के। सुनील गावस्कर का एक ही 1 डे में सेंचुरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर उन्हों का था आराम आराम से खेलने का। जेफ बॉयकॉट 1 डे मैच खेला ही नहीं था करता। जेफ बॉयकॉट जब बैट नया लेने जाया करता था, हल्के से हल्का और लाइट बैट और सिंगल ग्रिप का वो बैट पसंद किया करता था, क्योंकि उसने आहिस्ता आहिस्ता स्कोर करना होता था। जब क्लाइव लॉयड बैट लेने जाया करता था, वो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट बैट और डबल ग्रिप का, क्योंकि उसने चौके छिक्के मारने होते थे। वो गेम होती थी 1 डे की। अब जब आपने कबूतरों को बाजी उड़ानी है, अब इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। मेरी बहुत शुरू में जब कप ये उड़ने शुरू हुए थे बेटा, कप की गेम और है और 7 बाजियों की गेम कोई और है। 7 बाजियों का जो पुराना रूल होता था, वो 7 में से एक कबूतर आपने घर बैठाना है और अखीर पे बैठाना है, आपने बाजी जीत जानी है। हिट की बाजी एक बार। उसमें कोई एवरेज नहीं थी होती, कोई फी कबूतर नहीं था होता, कोई घंटे नहीं थे होते, कोई पर नहीं थे होते। अब जो है, अब ताड़ फाड़ थाड़। अब आपने कबूतरों को घर बैठाना है और कबूतरों को उड़ाना है। सही बात है। तो अब आपने कबूतरों के घंटे भी गिनने हैं। कोशिश होनी है तो कोई कबूतर कम ना हो। अगर आपका कोई कबूतर कम हो गया है तो समझो कि कुछ भी नहीं तो 8 घंटे तो कम हो गए। तो आपकी कोशिश होगी कि कबूतर घर बैठ जाए, चाहे कम उड़े पर घर बैठे। तो स्ट्रक्चर अब उस किस्म का होगा।
ठीक हो गया। जोड़ों की कोई अहमियत है कबूतरबाजी में? जोड़ की हाँ। बेटा, जब आप कबूतर उड़ाना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके जोड़ तंग हो जाते हैं। जोड़ कबूतरबाजी में कबूतर की खूबसूरती में काउंट करती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि खुले जोड़ वाला कबूतर उड़ता नहीं। मियां नदीम बशीर की छत पे जो आगा वाली कबूतरी उड़ती थी उसके जोड़ इतने खुले थे, पर वो उसने लाहौर में दूसरे सीजन में रिकॉर्ड किए हैं, तो आप उसको क्या कहोगे, उसको दरबी दे दोगे? बेटा ये ऐसी बातें हैं आजकल की। ये बातें हैं, ये मिथ्स है। हाँ कबूतरबाजी से इसका कोई हाँ ताल्लुक नहीं। पलवाई में फर्क आके जोड़ खो जाता है। हाँ, जो कबूतर या कबूतरी पलाई में थोड़ा सा कमजोर पला होगा उसके जोड़ अमूमन खुले हो जाएंगे। जब आप उसको उड़ाना शुरू कर देंगे, जो आपके खुडे का सबसे बड़ा ठप्पा होगा, थर्ड क्लास कबूतर होगा, जो सुबह से लेके शाम तक अगर 50 दफा उड़ता होगा, आप उसको पकड़ के देख लें, उसके जोड़ सबसे तंग होंगे, तो आप उसको क्या जोड़ों में डाल दोगे या आप उसको बाजी में डाल दोगे? नहीं। आपने जब कबूतर को बाजी में डालना है, आपने उसके जोड़ देख के नहीं डालना, आपने उसका टाइम देख के डालना है कि उसका टाइम कितने बजे का है। हाँ 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 हाँ, सही बात है। सर जी, शिकरे कबूतर कैसे थे? नाम ही सुना है हमने। बेटा, ये शिकरे जो कबूतर थे ये आगा हमायूं के घर के थे। ममदोट एक जगह है, मैं ममदोट तो नहीं गया, मैं फिरोजपुर गया हूँ। मुसलमानों की रियासत थी, नवाब ममदोट की। आगा हमायूं के जो वालिद थे सादत अली खान, वो नवाब ममदोट के केयर टेकर थे। उन्हों के ये कबूतर होते थे पाकिस्तान बनने से पहले। शारके, शिकरे और टोपी, ये जो कबूतर होते थे, इन्हों को अब थोड़ा सा आप शिकरों को, अब आजकल तो शिकरे किसी के पास है नहीं, पर आप इन्हों को थोड़ा सा तसव्वुर, जो आजकल के डब वाले हैं उनके साथ मुशाबत कर सकते हैं। डब वाले जो मैंने पुराने देखे थे ना, आज से 40 साल पहले, उन्हों में शिकरों का क्रॉस था, क्योंकि उन्हों में थोड़ी सी लाली आती थी, शिकरों में थोड़ी सी लाली आती थी। पर शिकरे जो कबूतर होते थे वो तेज नहीं थे होते, वो आहिस्ता आहिस्ता रवा होते थे। और शुरू में उस्ताद कहते होते थे, एक सोटी अपने सिरिच ते एक सोटी इन्हां दे सिरिच, तो फिर कबूतर उड़नगे। पर जब शिकरा उड़ता था ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो जाया नहीं था करता, वो घर बैठा करता था। सही बात है। वाह वाह वाह। इस दौर में समझते हैं कि किसी के पास शिकरे होंगे? नहीं नहीं, अब बेटा, अब टेडियों ने आके कबूतरबाजी में बेड़ा गर्क किया, और इसमें मेरा आजकल कई दफ़ा बहस होती है, कई दफ़ा इंडिया के लोगों के साथ भी और पाकिस्तान के लोगों के साथ भी। बेटा, जब आप कबूतर रखते हैं, जब आप कबूतर को दाना डालते हैं, जब आप घर जाके भी खाना खाते हैं, तो आप वो चीज़ खाएंगे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगी। आप बीवी को कह के आएंगे कि आज मेरे यहाँ से फलानी चीज़ पकाई। कभी आपने ये भी कहा कि आज मेरे यहाँ से दाल पकाई? नहीं। आप इसलिए अपने खुडे में हमेशा वही कबूतर रखेंगे जिसका रिजल्ट अच्छा होगा। आपने जब 120 रुपये किलो या 130 रुपये किलो दाना डालना है, तो आप अच्छे कबूतर को ही दाना डालेंगे, कभी आप हल्के कबूतर को भी दाना डालेंगे? नहीं। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, आपके उस्ताद की, उस्ताद फ़ियो मरहूम की लेगेसी को आप क्या समझते, कौन आगे लेकर सही तरीके से चल रहा है? बेटा, इसमें मैंने कई दफ़ा मैंने ये सवाल किए हैं, इसका मुझको मुतमईन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अच्छा। इसका मुतमईन, ये मैं अपने उस्ताद के मुतल्लिक बात नहीं कर रहा, मैं सारे उस्तादों के मुतल्लिक बात कर रहा हूँ। जितने भी पुराने उस्ताद थे, मैं आप लोगों को तो मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ वजह जानता हूँ, पर मैं अब एक ऐसी चीज़ है कि जो वजह बताने वाली नहीं है। जितने भी पुराने उस्ताद थे,
चाहे मेरी दफ के थे उस्ताद शमस दफ के थे, चाहे हकीम शहजादे दफ के थे, कौन सा उस्ताद है जिसका बेटा अब आजकल कबूतरबाजी कर रहा है जो आगे आ गया हुआ? कोई भी नहीं। क्योंकि मेरी उम्र के जितने भी उस्ताद हैं उन्हों में से पिछली इतवार मेरी मुखालफ पार्टी के हैं मलक लतीफ़ तीफा गुजर जिनको हम कहते हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, मेरे उनके साथ पतंगबाजी में भी पेचे होते थे, वो हमारी मुखालफ पार्टी के हैं। सिर्फ उन्हों का बेटा उसका हमायूं उसका नाम है शायद, हाजी हमायूं, वो कबूतरबाजी में आया है और वो कबूतरबाजी कर रहा है। बाकी उस्ताद शमस मरहूम की पार्टी में इस वक्त एक भी उनका रिश्तेदार नहीं है जो कबूतरबाजी कर रहा हो। हकीम शहजादे की पार्टी में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कबूतरबाजी कर रहा हो। हमारी मुखालफ पार्टी में उस्ताद रियाज थे, उनमें कबूतरबाजी ख़त्म हो गई। बहुत बड़े उस्ताद थे, ग्रेट आदमी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मुनीर सुनहरा, बाऊ मुनीर सुनहरा शदरे के, उनकी पार्टी में कोई कबूतरबाजी नहीं कर रहा। सादक टोके वाला, उसकी वो कबूतरबाजी खत्म हो गई। मौलवी जीरा कबूतरबाजी खत्म हो गई। जीरा भट्ट कबूतरबाजी खत्म हो गई। उनका बेटा है, उसने कबूतर, अब नवीद बाटे के क्या है, वो कोई कबूतर रखे हुए हैं। नहीं साजी वो कर रहे हैं कबूतरबाजी, वो कर रहे हैं। हाँ वो कर रहे हो, वो इस टाइम कर रहे हैं। वो भी सलाउद्दीन भट्ट की छत, सलाउद्दीन भट्ट, हाँ बिल्कुल वो कर रहे हैं सलाउद्दीन भट्ट की छत पे। बेटा अब मैं आपको एक चीज बता दूं, पुराने जमाने में कबूतरबाजी को इतना अच्छा समझा भी नहीं था जाता। अब ये भी एक आपके सवाल का जवाब है, कबूतरबाजी को इतना अच्छा समझा नहीं था जाता। कोई भी उस्ताद कोशिश नहीं था करता कि मेरा बेटा कबूतरबाजी करे, क्योंकि जितने भी कबूतरबाज थे जिनका मैंने अभी नाम लिया है, उनकी बीवियों के साथ तो इख्तलाफ रहता था हर वक्त कि अगर घर में है तो वो कोठे पे है, नीचे तो आके उन्होंने बैठना ही नहीं। जितनी भी कबूतरबाजों की बीवियां थी ना, वो तंग थी, वो सारी तंग थी अपने शौक से। और वो क्या करती थी, मैं अपनी उस्तानी को तो जानता था, अल्लाह उसको मेरी उस्तानी को जन्नत नसीब करे। वो कहती होती थी कि कबूतर जड़े ने ए मेरी सौकना ने। जब एक वालिदा कबूतरों को अपनी सौकने समझेगी तो वो कैसे चाहेगी कि मेरे बच्चे भी कबूतरबाजी करें। इसलिए किसी पढ़े लिखे आदमी को या समझदार को कबूतरों का उनकी उस्ताद में से अब शौक नहीं पड़ा। ठीक हो गया, वाह। आपने फिलहाल कौन कौन से कबूतर रखे हैं? मेरे पास अब बेटा सिर्फ टेडी हैं और थोड़े से हैं, कोई 20 करीब जोड़े हैं, 10 जोड़े ऐसे रह गए हैं जो अभी मैंने सेल करने हैं, और 14-15 जोड़े हैं जो मैं अब जब सारे ख़त्म हो जाएंगे तो वो मैं उनको जितनी देर जिंदा हूँ उनको देख के मैं खुश रहूँगा बस। ठीक। टेडी कौन से वाले हैं? टेडी चौधरी सखी से, अब मैंने चौधरी सखी से ली है और चौधरी सखी ने मुझको फ्री दी है, पैसों के नहीं दिए। चौधरी सखी ने मिस्त्री साहब से लिए हुए हैं, और मिस्त्री साहब के सीधे टेडी से चौधरी सखी ने खरीदे भी हुए हैं और पैसों के भी लिए हुए हैं, और मुफ्त भी 2 जोड़े लिए थे। उन्होंने कबूतरबाजी की हुई है, पर मुझको उन्होंने, अब जब आप कबूतरों का घराना बताएंगे, उनका ब्लड बताएंगे, तो मेरे जो कबूतर हैं उनका ब्लड लाइन जो है ना वो मिस्त्री दीन साहब का घर है। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, आपको लगता है या आपने कभी सुना हो या देखा हो, क्योंकि सियालकोट वाले ये दावा करते हैं कि इनमें कोई कबूतर का पर है सियालकोटी? बेटा अब ये बातें बड़ी पुरानी है, अब नई इसमें ये आपने भी हर बंदे से पूछा है और सीखा है, जो क्योंकि आप तो उन दोनों, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ
कि आप पुराने साथी से भी मिले हैं, आपने पुराने कबूतर भी देखे और रखे भी हैं, हाँ जी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कई दफ़ा मैंने पहले भी बताया है कि जो जौनसरी कबूतरी रंग वाली थी, जिसको मिस्त्री दीन साहब डैन कहते थे, जो 2 साल उन्हों को जीती थी, बाद में वो गिरी है उस्ताद करीम बख्श की मरूम की, तो उन्होंने में कबूतरों में डाली थी तस्वीरों में। ये मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। उनके जो कबूतर तस्वीरें थे ना, तस्वीरों में रंग वाली डाली थी, तो कबूतर उन्होंने बनाए थे, और टेडी नाम चौधरी सखी ने दिया, उससे पहले वो नहीं था। वो कबूतरी का जो बाप था, वो इधर से मियाँ वहीद ने, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो उस्ताद शम्स के रिश्ते में भतीजे के बने हुए लगते थे। उन्होंने वो कबूतर कसूर में भेजा था। वो जानसा वाला कबूतर था, जौनसरा कबूतर था। अब जौनसरे जो फ्रांसीसी जिन्हों को कहते हैं, वो अब सियालकोटी एवं फजूल में कह रहे हैं कि फ्रांसीसी कबूतर तो फ्रांस से आए थे। मिस्टर जॉन हर्बर्ट लेके आया था नेपोलियन के ज़माने में। वो क्या सियालकोट से कबूतर लेके आया था? वो तो जौनसरा मोतियों वाले कबूतर थे। वो कबूतरी कसूर में लाला अहमद खान, जो यूसुफ खान और फरीद खान वगैरह के चाचा थे या फुफड़ थे, उनके खालू थे शायद गालबन, उनकी कबूतरी के साथ लगाई थी, तो रंग वाले निकले थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि जौनसरी हमारी थी। बेटा मैं फिर सियालकोटी हूँ, मैं इस इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना चाहता, पर सिर्फ मुझको एक चीज़ बता दें। आज से 30 साल पहले जब सियालकोट का बाजियाँ लगा करती थी, कभी सियालकोटियों का कबूतर 6-7 बजे बैठा करता था। ये तब का बैठना शुरू हुआ है जब उन्होंने कसूर के कबूतर लेके गए हैं। बेटा खुदा का खौफ करो, मैं फिर इख्तिलाफ में मैं नई चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता। ख्वाजा साहब, कोई ज़िंदगी में है ऐसी ख्वाहिश कबूतरबाजी के हवाले से जो नामुकम्मल हुई हो? बेटा नहीं, अब अल्लाह के फजल से ऊपर जाने का वो है। अब अल्लाह वो करे कि कोई उलझन ना डाले, क्योंकि मेरे लिए 15 किलोमीटर आना और 15 किलोमीटर जाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो अब मेरे बेटे ने मुझको एक ज़मीन लेके दिया फार्म हाउस की, मैं उधर अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दिया फार्म हाउस बनाना, कौन सा खाला जी का बाड़ा है, तो उधर अगर मैं बनाऊंगा तो थोड़े से कबूतर उधर ले जाऊंगा और उधर जाके देख के उनका शौक पूरा कर लूँगा बेटा। ठीक हो गया। और अल्लाह ने हर चीज़ दी है। वाह माशाल्लाह, अल्लाह और दे। अच्छा ख्वाजा साहब, आजकल के प्लेयरों में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? बेटा आजकल के प्लेयरों में, मैं आपको अजान हो रही है, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, आजकल के प्लेयरों में जो सबसे अच्छा प्लेयर मैं समझता हूँ ना, कि जो ऑलराउंडर है, एक बैट्समैन बड़ा अच्छा है, एक बॉलर बड़ा अच्छा है, जो ऑलराउंडर है वो है मियां नदीम असलम मंडिया वाला, जो उस्ताद चेयरमैन साहब का शागिर्द है। अल्लाह उसकी उम्र दराज करे, उसको शौक अल्लाह उसको करे उसका। वो मेरी मुखालिफ पार्टी का है, पर मेरा वो छोटा भाई है, मेरे साथ उसकी गुफ्तो शनीद होती है। मैं और वो हम कबूतरबाजी में डिस्कस करते हैं, कबूतरों के पॉइंटों पे डिस्कस करते हैं। कबूतर वो मेरे पास आते हैं, मैं उसके पास जाता हूँ, चाहे मुखालिफ पार्टी का है, पर कबूतरबाज है और कंप्लीट कबूतरबाज। वाह 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 वाह। अच्छा ख्वाजा साहब, आप अपने कबूतरों का शौक करवा सकते हैं कि इसी तरह छोड़ के बस? नहीं, अब बेटा वो जो शौक वाले हैं ना, वो नीचे हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें हम ऐसे ही दिखा देते हैं। तो लास्ट में एक पैगाम दे दे कबूतरबाजों को, जो भी आपके दिल में। पैगाम बेटा ये है कि सबसे पहले, आजकल मैंने ये पैगाम आपको कई दफ़ा पहले दिया हुआ, नई चीज़ नहीं है। सबसे पहले आप पढ़ाई करें, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने बच्चों की परवरिश करें, अगर आप बूढ़े आदमी हैं तो अपनी बेटियों की शादी करें,
اور ریٹائر ہو جائیں تو پھر کبوتر بازی کریں، یا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کبوتر بازی کریں، اگر آپ افورڈ کر نہیں سکتے تو بیٹا معاف کریں، کبوتر بازی نہ کریں۔ اب کبوتر بازی آسان چیز نہیں۔ ہاں، واہ واہ واہ، سب سے پہلے آپ حقوق زوجین پورا کریں، اپنے گھر کا بورچی خانہ چلائیں اور پھر کبوتر بازی کریں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ نہیں کہ کبوتروں کو تو آپ بادام دے رہے ہیں اور گھر میں آپ کے پاس کچھ ہے نہیں۔ آٹا بھی نہیں ہے، ہاں نہیں، یہ نہیں بیٹا۔ صحیح بات ہے، واہ۔ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖੁਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲਨੇ ਨਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਏ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।